हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज फिर से आपका नागर पैशन एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वियोजन अभिक्रिया का पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। वियोजन अभिक्रिया में हमने पहले ही विद्युत अपघटन अभिक्रिया, अब हम उसमें अपघटन अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। उसमें अपघटन अभिक्रिया होती क्या है उसको हम समझते हैं आज। उसमें अपघटन अभिक्रिया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में यौगिक को इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में यौगिक को उष्मा देने पर वह टूट जाता है। या फिर लिखते हैं हम वह छोटे छोटे अणुओं में छोटे अणुओं में टूट जाता है। इससे उसमें अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे उसमें अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा देख लो उसकी परिभाषा। उसमें अपघटन अभिक्रिया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में यौगिक को उष्मा देने पर वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इसे उसमें अपघटन अभिक्रिया कहते हैं कि जब हम किसी यौगिक को उष्मा देते हैं तो वह उष्मा से ऊर्जा ग्रहण करके छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया हम क्या कहते हैं? उसमें अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं CaCO3, जब इसको हम उष्मा देंगे उष्मा के लिए इस प्रकार का चिन्ह डेल होता है, वो लिखते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देंगे तो हमें प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कि मतलब CaCO3 को जब हम उष्मा देंगे तो यह टूटकर दो अणुओं में विभक्त हो जाता है। वह एक तो होगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में दो अणुओं में टूटे जाता है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3 मतलब पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन के 3 अणु। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब आप गर्म करोगे, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर या उष्मा देने पर आपको प्राप्त होगा पोटेशियम क्लोराइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम क्लोराइड और साथ में आपको प्राप्त होगी O2 गैस। कौन सी गैस? O2 गैस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है
और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो देखो ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके पास 3 दूनी 6, और यहाँ पर हमारे पास 2, तो इसको 6 करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड, ये भी 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड को ऊष्मा देने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को हमने गर्म किया तो पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि उसमें अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कि इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में यौगिक को ऊष्मा देने पर वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, इसे उसमें अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल 2 पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है CaCO3 को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। इसी प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड KClO3 को ऊष्मा देने पर KCl पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। लेकिन हमने इसको गर्म किया तो जो समीकरण प्राप्त हुई तो उसको संतुलित करने पर ही में संपूर्ण संतुलित समीकरण प्राप्त होती है। हमने उसमें अपघटन अभिक्रिया पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ेंगे, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी हम परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, ये परिभाषा, जब किसी यौगिक को प्रकाश में रखते हैं तो वह प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं कि जब किसी यौगिक को प्रकाश में रखते हैं तो वह प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड को प्रकाश में रखने पर कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr को हम प्रकाश में रखेंगे तो प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर हाइड्रोजन और साथ में ब्रोमीन गैस, हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस का निर्माण करता है। कि HBr मतलब यहाँ पर सिंगल है, मतलब इसके अणु 1 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 और ब्रोमीन के 2, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इससे संतुलित करने के लिए हम HBr के सबसे पहले 2 लगा देते हैं। अब इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड
और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जो प्रकाश हमने दिया तो यह हाइड्रोजन और ब्रोमीन में टूट जाता है। इसी प्रकार से दूसरा हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रखने पर जब हम सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रखते हैं तो यह भी मतलब सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद रंग का होता है, और जब इसको हम प्रकाश में रखेंगे तो Ag मतलब सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, जिससे एक दूसरा रंग का पदार्थ प्राप्त होता है। AgCl और साथ में हम इसको प्रकाश देंगे, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश देंगे तो Ag मतलब सिल्वर और क्लोरीन गैस प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर देखो AgCl यहाँ पर एक अणु है, Ag यहाँ पर भी एक है, क्लोरीन के लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इसलिए हम इनको संतुलित करेंगे। तो AgCl को सबसे पहले हम 2 लगाएंगे पहले, तो ये क्या हो गया 2AgCl, और यहाँ पर Ag 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे संतुलित कर लेंगे। यहाँ पर Cl2, यहाँ पर भी Cl2 और यहाँ पर भी Cl2, तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया क्या होगी संतुलित होगी। सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड को गर्म किया हमने तो सिल्वर और क्लोरीन गैस प्राप्त होती हैं। यहाँ पर ये श्वेत रंग का पदार्थ है, किस रंग का है श्वेत रंग का, और जब आपने इसको प्रकाश दिया तो ये धूसर रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है सिल्वर का, कैसा हो जाएगा धूसर रंग। इसमें हम लिख सकते हैं नीचे कि जब AgCl श्वेत रंग का है, AgCl श्वेत रंग को प्रकाश में रखने पर धूसर मतलब सलेटी रंग का, धूसर रंग का हो जाता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रखने पर AgCl प्रकाश और Ag सिल्वर और क्लोरीन में विभक्त या टूटे जाते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, और जब इसको प्रकाश में रखते हैं तो Ag मतलब दूसरे रंग का पदार्थ प्राप्त, सिल्वर है वो दूसरे रंग का प्राप्त होता है। जब AgCl श्वेत रंग को प्रकाश में रखने पर दूसरे रंग का हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट उदाहरण हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तीसरा उदाहरण सिल्वर ब्रोमाइड, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश में रखने पर जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश में रखते हैं तो जिस प्रकार से सिल्वर क्लोराइड ने अभिक्रिया की थी उसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड भी अभिक्रिया करता है कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर मतलब Ag और साथ में ब्रोमीन गैस Br2 गैस हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करेंगे तो 2AgBr, तो इसी प्रकार से 2Ag यहाँ पर प्राप्त होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड को हम जब गर्म करेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड किस में टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन में टूटे जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया का इस्तेमाल हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब जो फोटो का नेगेटिव होता है उसको साफ करने या श्याम श्वेत प्रकार की जो फोटोएं होती हैं उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि AgBr इस प्रकार की अभिक्रिया का उपयोग अभिक्रिया का इस्तेमाल या अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत
फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। कौन सी अभिक्रिया है? सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर है वो सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर और ब्रोमीन में टूटे जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया का इस्तेमाल हम प्रकाश श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट FeSO4 10H2O। जो फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर कि फेरस सल्फेट को जब हम प्रकाश देते हैं या उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? देखो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह जल के क्रिस्टल को त्याग देता है, जिस कारण इसका रंग, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह जल के क्रिस्टल को त्याग देता है, जिस कारण इसका रंग परिवर्तित होकर हरे रंग का हो जाता है। कि जब हम फेरस सल्फेट मतलब FeSO4.10H2O को गर्म करेंगे तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह जल के क्रिस्टल को त्याग देता है और जिस कारण इसका रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे FeSO4 इसको हमने गर्म किया तो आपको प्राप्त होगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, साथ में प्राप्त होगी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में आपको प्राप्त होगा SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। Fe2O फेरिक ऑक्साइड ये आपको सोडियम अवस्था में और FeSO4 को आप जब गर्म करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? Fe2O3 SO2 और SO3 के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर देखो Fe2 2 है, यहाँ पर फेरस है 1 है, तो फेरस को हम संतुलित करेंगे तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2FeSO4 बन गया। 2FeSO4 को जब हम गर्म करते हैं तो Fe2O3 SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राई गैस ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। देखो इसमें कितने हैं? 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, 3 2 5 5 3 8, यहाँ पर भी ऑक्सीजन। सल्फर यहाँ पर 2, 1 सल्फर और 2 सल्फर। फेरस यहाँ पर 2 तो फेरस यहाँ पर भी 2। तो इस प्रकार से समीकरण क्या होगी? संतुलित समीकरण। कि जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट को हम करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको प्राप्त होगा। कि फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। यह भी एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय वियोजन। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3 और 2 PbNO3 को जब हम गर्म करते हैं तो आपको प्राप्त होगा Pb लेड, साथ में
लेड ऑक्साइड आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? लेड PbO लेड ऑक्साइड क्या प्राप्त होगा आपको? लेड ऑक्साइड आपको प्राप्त होगा। PbO साथ में ये सॉलिड अवस्था मिलेगा आपको। फिर बाद में इसके साथ में गैस निकलेगी कौन सी? NO2। कौन सी गैस है? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और साथ में निकलेगी आपकी ऑक्सीजन गैस। अब इसको हम संतुलित कर लेते हैं। देखो PbO यहाँ पर 3 दूनी 6 मतलब 6 यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है। नाइट्रोजन कितने हैं? सॉरी 2 है नाइट्रोजन। कितने नाइट्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन यहाँ पर 6। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 4 और 1 5। बात बड़ी नहीं। तो 2 2 4 इसको 5 मतलब सम संख्या मिलाने के लिए हमने PbO क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर PbO कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो गया? तो अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए? 2 हो गई। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने? 2 2 4 तो 4। नाइट्रोजन भी कितने हो गई? 4 हो गई। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 4 दूनी 8 और O2 सॉरी इधर देखते हैं पहले कितने होते हैं? 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गए। यहाँ पर 12, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। 4 दूनी 8 2 10 और 2 12 पूरे संतुलित हो रही हैं। तो यहाँ पर PbNO3 क्या है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हमने गर्म किया तो PbO लेड ऑक्साइड साथ में हमें प्राप्त हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में हमें प्राप्त होती है ऑक्सीजन गैस। जब हमने PbNO3 लेड नाइट्रेट को गर्म किया तो उसको जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं उसमें देते हैं तो एक भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है। और वह भूरे रंग का धुआं किसका होता है? वह होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। जब PbNO3 कोष्टक 2 को गर्म करते हैं तो हमें भूरे रंग का धुआं जब PbNO3 को गर्म करते हैं तो हमें भूरे रंग का धुआं प्राप्त होता है। भूरे रंग का धुआं दिखाई देता है। लिख लो का धुआं दिखाई भूरे रंग का धुआं दिखाई देता है। यह NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। यह आपसे प्रश्न पूछे कि लेड नाइट्रेट को उसमें वियोजन कराएं तो हमें भूरे रंग का धुआं जो प्राप्त होता है वह किसका होता है? तो हम उसमें उत्तर देंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। तो हमने नीचे लिख दिया है जब PbNO3 को गर्म करते हैं तो हमें भूरे रंग का धुआं जो प्राप्त होता है दिखाई देता है, यह NO2 का धुआं होता है।